Good evening, students. Welcome to the session of another online class. This class is also for class 12th और हम क्लास 12th की बुक विस्टास से जो है एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, और फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द थर्ड लेवल। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी तक ये जाना कि जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे भी जा चुका हूँ। हालांकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में न्यूयॉर्क में सिर्फ दो ही स्टेशन हैं और इस बात की कसम कोई भी खा सकता है। वो कहता है कि इसके बारे में जब मैंने अपने एक दोस्त को बताया जो कि साइकियाट्रिस्ट है इत्तेफाक से, तो उसने कहा कि मैं एक एस्केप लेने के लिए, यानी रियलिटी से, असलियत से, असल दुनिया से बाहर निकलने के लिए, उससे बचने के लिए एक जो है वो तरीका अपनाता हूँ एस्केप का, और मैं वही ख्याली दुनिया में चला जाता हूँ। तो कहता है कि हाँ, उस मेरे बाकी दोस्तों ने भी यही कहा कि आपकी जो स्टैम्प कलेक्शन है और बाकी चीज़ें हैं ये भी इसी तरफ इशारा करती हैं। तो फिर वो बताता है कि कैसे एक दिन मैं रात को लेट जो है वो कर रहा था काम अपने ऑफिस में, और जब मैं वहाँ से फारिग हुआ और मैंने सोचा कि अब घर जल्दी पहुँचना है, तो मैंने सबवे ट्रेन का जो है वो लेने का सोचा, डिसाइड किया, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंच गया। पहला लेवल क्रॉस किया, फिर दूसरे लेवल पे जब पहुंचा तो वहाँ जाके आगे मैं अपना रास्ता भूल गया, और फिर जब मैं आगे बरामद हुआ तो वहाँ पे एक स्टेशन था और मुझे लगा वो कि सेकंड लेवल ही है, और लेकिन उसके कमरे छोटे थे, उसमें जो बल्ब्स थे वो बल्ब्स नहीं थे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स नहीं थे, जबकि बल्कि गैस लाइट्स थी। और मैंने देखा कि लोग जो हैं वो 1890 के टाइम के जो है उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, वैसे ही उन्होंने मूछें रखी हुई हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई, वैसे ही औरतों ने लिबास पहने हुए हैं। और मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अपने आप को यकीन दहानी कराने के लिए मैंने जो है वहाँ एक न्यूज़ बॉय था, यानी अखबार बेचने वाला लड़का था, उसके पास गया, और उसके पाँव के साथ जो अखबार का ढेर लगा हुआ था मैंने उस पर अपनी नज़र डाली, तो देखा कि वहाँ जो फर्स्ट जो न्यूज़ थी, यानी हेडलाइन जो थी वो थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। और बाद में जब मैंने इस बारे में सर्च किया तो पता लगा कि वो जो इशू है, यानी वो जो अखबार है, वो 1894 के किसी डेट की अखबार है। ठीक है, वो डेट उन्होंने बताई हुई है। आज हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में कहते हैं कि मैंने जो है सोचा कि देखता हूँ कि 1894 में एक जगह थी इलिनॉय की, वहाँ लोग जो हैं वो बड़े आराम से रहते थे, बड़े पीसफुल तरीके से रहते थे, और हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इस राइटर का बचपन जो है उसी एरिया में गुजरा है। ठीक है, इसका हम देखते हैं ज़रा कौन सा दिन है। ये है, जगह है गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग नाम की ये जगह है। ठीक है, तो कहता है कि उस वक्त जो है गेल्सबर्ग में लोग जो है वो क्या करते थे, शाम को जो है बड़े आराम से अपने आके घर के सामने वाले मैदान में, लॉन में आके बैठ जाते थे। मर्द जो हैं वो सिगार पीते थे, बातें करते थे आहिस्ता आहिस्ता, और औरतें जो हैं वो क्या करती थीं कि वो जो पंखे, जो डेढ़ पाम के, खजूर के पत्ते या वैसे ही जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों का जो पंखा बना होता था, हैंड फैन जो बना होता था, उससे अपने आप को हवा मारते थे क्योंकि गर्मी का टाइम था। तो कितना ही पीसफुल और कितना ही सुकून भरा वो वक्त था, और मैं चाहता था कि काश कि मैं उस जगह जा सकूं, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी अपने लिए और अपनी बीवी लोइजा के लिए दो टिकट्स खरीद लेता हूं। और मैं जब काउंटर पे पहुंचा तो मैंने दो टिकट्स जो है वो मांगी गेल्सबर्ग की। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 5 से। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आई होप आप जो है मेरा साथ देंगे इसमें, और अच्छे तरीके से जो है वो अपनी कंसंट्रेशन बना के, और बाकी जो भी कोई काम आप कर रहे हैं खास करके मोबाइल पे, अगर कोई आप व्हाट्सएप वगैरह या कोई और ऐप यूज़ कर रहे हैं तो फ़िलहाल उसको बंद कर दें। ठीक है, या आप कोई और काम कर रहे हैं तो बंद कर दें, क्योंकि सिर्फ ये वीडियो आके ऐसे ही देखना जो है उस वो मकसद नहीं है। ये इस वीडियो में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी कहानी के बारे में आपको बताया जा रहा है, वो आपको समझना बड़ा ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये काम जो है बड़े आप आराम से कर सकते हो। इसके लिए आपको, आप लेटे लेटे भी जो है अपने मोबाइल पे आराम से इस वीडियो को जो है वो इंजॉय कर सकते हो, और साथ ही साथ इससे नॉलेज भी गेन कर सकते हो। ठीक है,
तो आई होप कि आप मेरा जो है साथ देंगे इसमें, ठीक है। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, he glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets on one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. कहता द क्लर्क फिगर्ड द फेयर कि जब मैंने टिकट मांगी, 2 टिकट गेल्सबर्ग की, तो जो क्लर्क था यानी टिकट देने वाला था, उसने जो है हिसाब लगाया कि कितने पैसे बने. ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैड बैंड, उसने मेरे हैड बैंड यानी मेरे हैड की तरफ ये देखा, एक नज़र दौड़ाई. और क्योंकि वो हैड जो है वो अब मतलब उस वक्त का नहीं था, 1894 का या 1890s का नहीं था, इसलिए उसको वो हैड जो है थोड़ा अजीब लगा. बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया उस पर. उसने दोबारा हिसाब लगाया कि कितना किराया बनता है. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और जितना पैसा उसने बताया उतना पैसा था, उससे ज़्यादा पैसा था मेरे पास. और मतलब इतना पैसा था कि 2 टिकट जो हैं वो एक तरफ की जो है वो मैं ख़रीद सकता था. बट वन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, लेकिन जब मैंने पैसे को गिना और गिनने के बाद जब ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, वो क्लर्क मेरी तरफ घूर के देख रहा था. ही नोटेड एट द बिल्स, उसने जो मेरे हाथ में नोट थे, यानी ये यहाँ पे बिल्स का मतलब है ये पैसे वाले नोट, जो नोट थे उनकी तरफ देख के और सर ऐसे हिलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए बोला, दैट एंट मनी मिस्टर, कि ये जो आपके पास पैसे हैं वो पैसे नहीं हैं. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर आप मुझे स्किन करना चाहते हो यानी आप मुझे जो है वो बेवकूफ़ बनाना चाहते हो या मुझे धोखा देना चाहते हो, यानी मुझे फेक मनी दे के या मतलब झूठा पैसा दे के जो फंसाना, मतलब मेरे को फंसाना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे, यानी ज़्यादा आप जो है मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे. एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और फिर उसने अपने जो ड्रॉअर था यानी जिस ड्रॉअर में कैश रखी हुई थी उस ड्रॉअर की तरफ नज़र फेरी. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मैंने जब उस ड्रॉअर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि नोट जो हैं पैसों के वो पुराने स्टाइल के थे. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, और इतने बड़े थे जितने के मतलब जितना बड़े नोट आज हम इस्तेमाल करते हैं उससे 50% ज़्यादा जो है वो बड़े थे. एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिखते थे. अब ऑब्वियसली बात है, पुराना पुराना टाइप का पैसा और टाइप का था और नए टाइप का पैसा और टाइप का. आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं एकदम मुड़ा और एकदम बाहर निकल आया, मतलब मैं वहाँ से, मैंने सोचा कि यहाँ से भागना ही अच्छा होगा. देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं, यानी 1894 में भी जेल कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं थी. And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day, during lunch hour, I drew $300 out of bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. कहता है कि बस इतना ही हुआ. एंड दैट वॉज दैट, यानी इतना ही हुआ. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, यानी वो जो मैंने टिकट मांगी थी क्लर्क ने, और क्लर्क के साथ जो मेरा एपिसोड हुआ, वहाँ से बच के निकलने के बाद मैंने वही रास्ता अपनाया जिस रास्ते से मैं आया था, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच ओवर, अगले दिन लंच ओवर के टाइम, दिन के खाने के टाइम, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड.
मैंने लंच के टाइम पे क्या किया, मैं बैंक गया और मैंने बैंक से $300 जो है वो निकाले, और लगभग ये उतना ही पैसा था जितना हमारे पास टोटल था, यानी टोटल लगभग हमारे पास इतना ही पैसे थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने क्या किया कि ओल्ड स्टाइल करेंसी यानी पुराने तरीके के जो नोट हैं उनके साथ उनको एक्सचेंज किया। डैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, और ये देख के मेरा साइकाइट्रिस्ट दोस्त जो है वो काफ़ी फिक्रमंद हुआ। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप किसी भी कॉइन डीलर के पास जाके पुराना पैसा जो है वो खरीद सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़ती है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे जो $300 थे वो जब मैंने दिए उसको वहाँ कॉइन डीलर को, तो उसने आगे से मुझे लगभग $200 ही जो हैं वो दिए, यानी मैं $300 में से $200 ही पुराने नोट जो है वो ले सका। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे को उससे फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही मुझे उसकी कोई फिक्र थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, 1894 में जो अंडे थे वो एक दर्जन 13 सेंट के मिलते थे, यानी 13 पैसों के मिलते थे। But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tried often enough. But I have never again found that corridor that leads to the third level. लेकिन दोबारा मुझे कभी वो जो है कॉरिडोर नहीं मिला जिसकी वजह से मैं थर्ड लेवल पे पहुंचा था, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। although I have tried often enough, हालांकि मैंने बहुत बार जो है वो ट्राई किया, मैंने बहुत बार कोशिश की। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stamps, but now we were both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. And that's where he is, all right in 1894. Louisa was pretty worried when I told her all this. लुइजा मेरी बीवी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो गई जब ये सारा कुछ मैंने उसे बताया। एंड डिडेंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो चाहती थी कि मैं दोबारा से जो है थर्ड लेवल की तलाश ना करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और थोड़े दिनों बाद, कुछ अर्से गुजरने के बाद मैं रुक गया, मैंने दोबारा थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश नहीं की। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपनी स्टैम्प्स की तरफ चला गया, मैं उनको कलेक्ट करने लग गया, जोड़ने लग गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों जो हैं वो ढूंढने लग गए थर्ड लेवल को, मैं और मेरी बीवी, एवरी वीकेंड, हर वीकेंड को, यानी हर सैटरडे संडे को। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल बिल्कुल है। माई फ्रेंड सैम विनर, क्या प्रूफ है? माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपीयर्ड, मेरा दोस्त सैम विनर जो है वो गायब हो गया। नो बॉडी न्यू वेयर, किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, लेकिन मुझे कुछ शक हुआ क्योंकि सैम जो है वो एक सिटी बॉय है, या सिटी बॉय था, यानी वो शहर में ही पला बड़ा था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं गेल्सबर्ग में स्कूल गया, यानी स्कूल की पढ़ाई मैंने गेल्सबर्ग ही में की है। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और उसने हमेशा कहा, जब भी मैं उसको ये बताता था गेल्सबर्ग के बारे में, वो हमेशा कहता था कि उसको इस जगह के बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और मुझे लगता है कि वो वहीं पहुंच गया, यानी रेडो को ये लगता है कि जो थर्ड लेवल अब वो दोबारा ढूंढ रहा था उसको नहीं मिला, सैम को कहीं से मिल गया और वो गेल्सबर्ग पहुंच गया। ठीक है, अब इसमें ये बात जो है बड़ी गौर करने की है कि ये पॉसिबल तो नहीं है कि पास्ट में जाया जाए। तो ये बेसिकली जो राइटर है, राइटर की एक फिक्टिशियस, एक फिक्शन, यानी एक तरीके से झूठी कहानी कह सकते हैं, ये अपनी ही बनाई हुई, क्योंकि ये जो वक्त था
जिसमें ये राइटर लिख रहे थे, ये अनसर्टेनिटी का दौर था। ये दौर ऐसा था कि इसमें हर चीज़ में एक फ़िक्र सी रहती थी, डर सा रहता था, मौत का डर, जंग का डर, हर चीज़ का डर, क्योंकि दुनिया जो है बहुत सारी चीज़ों से होके गुजरी थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, फिर उसके बाद जो है ये कोल्ड वार भी रहा रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ, यूएस का। और उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक अजीब फिक्र वाला, मायूसी वाला माहौल, एक डर वाला माहौल हमेशा रहता रहा। तो ऐसा लगता है कि राइटर जो है वो इस रियलिटी से एस्केप चाहता था, और इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें जो ख्याल की, इनका तख़य्युल किया, इनका इमेजिनेशन किया। Because one night, fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. There are never opened, sorry, they are never opened. You just put blank paper in the envelope. कहता है बिकॉज वन नाइट, अब वो साथ में ये भी बता रहा है कि मुझे प्रूफ क्या मिला, यानी थर्ड लेवल जो है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, क्योंकि एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में ऐसे टटोल रहा था, ऐसे स्टैम्प्स देख रहा था, आई फाउंड, मैंने देखा, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। अब ये हमसे सवाल पूछा, अभी कहानी नहीं सुना रहा, पहले ये जानना चाहता है कि क्या हमें फर्स्ट डे कवर के बारे में पता है या नहीं। तो अब साथ में बता भी रहा क्या है। वैन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नई स्टैम्प इशू की जाती है, यानी पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई नई स्टैम्प जारी की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, स्टैम्प कलेक्टर यानी उस जैसे स्टैम्प कलेक्टर जो इकट्ठा करते हैं स्टैम्प्स को, वो क्या करते हैं कि कुछ स्टैम्प्स खरीदते हैं, एंड यूज़ देम टू मेल इन्वल्व्स टू देम सेल्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और उन स्टैम्प को क्या करते हैं, एनवल्व के ऊपर लगा के अपने आप को ही पोस्ट करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उस पोस्ट मार्क के ऊपर जो है वो डेट लिखी होती है, इसलिए उससे डेट जो है वो प्रूव मिल जाता है। द एनवल्प इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, इस एनवल्प को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, उनको कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन एनवल्प, आपको सिर्फ ब्लैंक पेपर जो है वो एनवल्प के अंदर डालना होता है। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. And it had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till till I took it out and opened it. The paper inside wasn't blank. It read 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the Dailies, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing, seeing Nellie home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me. The note is signed Sam. That night, among my oldest first day covers, उस रात जो मेरे सबसे पुराने जो फर्स्ट कवर्स थे, यानी वो एनवलप जिनके ऊपर स्टैम्प जो हैं जिस दिन वो जारी हुई हैं उसी दिन की वो स्टैम्प लगी हुई थी, आई फाउंड दैट वन डैट शुडेंट हैव बीन देयर, मैंने एक ऐसी स्टैम्प, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर पाया जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था।
It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. वो वहाँ पे इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे दादाजी को, वो एनवल्प मेल किया था, पोस्ट किया था उनके पुराने घर, जो गेल्सबर्ग का घर था, उस एड्रेस पे. That's what the address on the envelope said. और एनवल्प के ऊपर यही एड्रेस लिखा हुआ था. And it had been there since July 18, 1894. और ये उसी कलेक्शन में था कब से? जुलाई 18, 1894 से. द पोस्ट मार्क शोड डैट. पोस्ट मार्क जो उसके ऊपर थी, यानी जो स्टैम्प थी पोस्ट की, उसने शो किया डैट, आगे डैश, आगे इसने फिर बात जो है वो छुपा दी, अभी बता नहीं रहा है. येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल. अब क्या बात बताई वो मुझे पता नहीं, लेकिन साथ में राइटर ये कह रहा है कि तब भी मुझे याद नहीं है कि ये कैसे हुआ. द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन. स्टैम्प जो है वो 6 पैसे की थी, 6 सेंट की थी. उसका कलर डल ब्राउन था. विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. प्रेसिडेंट गारफील्ड के पिक्चर के साथ, यानी उस पर पिक्चर बनी हुई थी. Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. नेचुरल बात है कि जब ये एनवल्प मेरे दादाजी को मिला, उनको पोस्ट किसने किया और मेल में मिला, तो उन्होंने इस एनवल्प को सीधा अपने स्टैम्प कलेक्शन में डाल दिया. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट. तब तक ये वहाँ रहा जब तक मैंने इसको उठा के खोला नहीं. द पेपर इन साइड वॉजंट ब्लैंक, इट रेड. और जो पेपर उसके अंदर था, हालांकि वो होना चाहिए था ब्लैंक, क्योंकि वो फर्स्ट डे कवर था, लेकिन वो ब्लैंक नहीं था, वो खाली, वो सफ़ेद नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था. इट रेड, उसमें क्या लिखा हुआ था, यानी इट रेड का मतलब है उस खत को जब हम पढ़ेंगे तो ये इस तरह पढ़ा गया. यानी उसमें ये लिखा था 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 18, 1894. यानी ये एड्रेस और डेट लिखी थी. चार्ली, आई गॉट टू विशिंग डैट यू वर राइट. मुझे ये लगता है कि आप बिल्कुल सही थे. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट. और अब मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल सही थे. एंड चार्ली, इट्स ट्रू. और हाँ चार्ली, ये बिल्कुल सच है. आई फाउंड द थर्ड लेवल. मुझे थर्ड लेवल मिल गया. आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स एंड राइट नाउ. मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ और इस टाइम डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो. डाउन द स्ट्रीट यानी सड़क के निचले वाली तरफ, डेलीज यानी कोई रेस्टोरेंट टाइप को है, और वहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है. एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग. और जो वहाँ पे लोग हैं वो पोर्च के ऊपर खड़े हैं और सब जो हैं गाना गा रहे हैं. कौन सा गाना गा रहे हैं? सिंग नेली होम, ये गाना गा रहे हैं. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड. और मुझे उन्होंने जो है वो इनवाइट किया है लेमोनेड के लिए, नींबू पानी के लिए. कम ऑन बैक चार्ली, आ जाओ. चार्ली और लुइजा आ जाओ. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल के लिए जो है ढूंढते रहो, उसको तलाश करते रहो तब तक जब तक तुम उसे ढूंढ ना लो. इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी. ये इतनी कशमकश, इतनी जदोजहद के जो है वो हामिल है, क्योंकि यहाँ जो सुकून मुझे मिल रहा है वो पहले नहीं मिला. द नोट इज साइंड सैम. और इस नोट के नीचे सैम का नाम लिखा हुआ था. At the stamp and coin store I go to, I found that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Why Sam was my psychiatrist. कहता है एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, कि जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में मैं जाता हूँ, जहाँ से मैं स्टैम्प खरीदता हूँ या पुराने कॉइन्स लेता हूँ. आई फाउंड आउट डैट, मैंने ये पाया कि सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. सैम ने जो है $800 जो हैं वो पुराने नोट जो हैं वो खरीदे. That out to set him up in a nice little hay, feed and grain business. और ये वो पैसा था जो उसको जो है एक बिज़नेस में इस्टेब्लिश कर सकता था, और उस बिज़नेस का नाम था हे
यानी घास, सूखा घास, फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ये मतलब माल मवेशियों का जो फीड है और घास है, इस बिजनेस में। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। उसने हमेशा से कहा और हमेशा कहता था कि यही वो काम है जो वो करना चाहता था हमेशा से। एंड ही सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहता। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय इन 1894, गेल्सबर्ग में इलिनॉय में 1894 में नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, आप पूछते हो उसका ओल्ड बिजनेस क्या है, वाई, क्यों पूछते हो? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, सैम जो है वो मेरा साइकेट्रिस्ट था, यानी वही साइकेट्रिस्ट जिसके बारे में बात आपको बता रहा था। ठीक है, यानी ये सारी बात जो है ये हमें लगता है कि ये अपने साइकेट्रिस्ट को सारी बात सुना रहा है, और यही इसमें फिक्शन और इमेजिनेशन और कुछ रियलिटी बीच में मिक्स की है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई? क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल की बात है ये चार्ली के लिए एक एस्केप था, यानी रियलिटी से भागने का, बचने का, और क्यों? हाँ, हमें लगता है ऐसा ही है, क्योंकि जो बात इसमें बताएगी वो सच तो हो नहीं सकती, और इसलिए वो एक इसको एज एन एस्केप जो है वो इस्तेमाल करता है। और इसकी वजह हमें ये लगती है क्योंकि जिस वक्त में ये चार्ली था, उस वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी थी। एवरीवेयर देयर वाज फियर, देयर वाज थ्रेट, और एवरीवेयर देयर वाज फियर ऑफ वॉर, फियर ऑफ बैटल्स, फियर टू लाइफ। और हर जगह जो है वो क्या था, इम्पेशंस जो था, लोग पेशेंट नहीं थे, सुकून नहीं था, पीस नहीं था। तो इस वजह से लोग जो हैं काफ़ी इरिटेटेड थे, काफ़ी मायूस थे ज़िंदगी से। तो इसलिए चार्ली ने इस थर्ड लेवल को एज एन एस्केप जो है वो इस्तेमाल किया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? आपको क्या लगता है सैम के जो लेटर है चार्ली की तरफ, उसे क्या आपको अंदाज़ा लगता है? अंदाज़ा में ये होता है कि हो सकता है कि ये चार्ली ने जो है इसको भी इमेजिन किया हो, अपनी तरफ से लिखा हो। ये भी हमें लगता है कि सैम क्योंकि साइकेट्रिस्ट था चार्ली का, तो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा यकीन दिलाने के लिए कि ऐसा नहीं है, उसने लेटर लिखा हो। तो ये चीज़ हम इन्फर कर सकते हैं इसमें से। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी एंड स्ट्रेस। वट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम? ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जदीद जो दुनिया है, जदीद जो ज़िंदगी है इंसानों की, वो उसमें इनसिक्योरिटी है, यानी कोई सिक्योर फील नहीं करता। फियर है, डर है, उसके बाद वॉर है, जंग, वरी, फिक्रमंदी है, स्ट्रेस यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे दबाव है। फिर सवाल पूछते हैं व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम? कौन से ऐसे वेज हैं, कौन सी ऐसी तरीके हैं, ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, यानी इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो एक तरीका तो जैसे चार्ली ने अपनाया, जैसे कि एस्केप करना, किसी रियलिटी से निकल के किसी चीज़ में जाना। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो हम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके, पिकनिक जाके, आउटिंग करके, इधर उधर घूम के, कोई नई जगह जो है वो देख के, उस तरीके से भी इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। उसके बाद अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनसे अपनी जो फ़िक्रमंदी है, जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं हम, उसको जो है वो बता के, शेयर करके, इस तरीके से भी जो है वो किया जा सकता है। और जैसे चार्ली ने एस्केप अपनाया, ये एस्केप भी हम कर जो है अपना सकते हैं। स्टैम्प कलेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं, डांस का सहारा ले सकते हैं, उसके बाद किसी और एक्टिविटी का सहारा ले सकते हैं, उसके बाद किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, उससे मशवरा ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आप देखते हो कि इस स्टोरी के अंदर टाइम जो है वो आपस में कट रहा है, यानी एक दूसरे के बीच में फंस रहा है और एक दूसरे से निकल रहा है? और
इस स्टोरी में आपको लगता है कि ऐसा है? तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि इसमें जो है वो कुछ चीज़ बताई हुई है 1894 की, जैसे कि थर्ड लेवल जो है वो उसका स्टेशन बताया हुआ है, उसके बाद सैम का लेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पास्ट की प्रेजेंट में जो है दिखाई जा रही हैं। तो डेफिनेटली देयर इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम। स्पेस भी है कि ऐसे है कि क्योंकि जो थर्ड लेवल था वो एक स्पेस ही था, तो स्पेस जो है वो पास्ट की जो है वो यहाँ दिखाई जा रही है, तो दोनों की इंटरसेक्शन है ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल है। Apparent illogically sometimes turns out to be a futuristic projection discuss। वो चीज़ जो बिल्कुल इलॉजिकल लगती है, बिल्कुल बेकार और बकवास लगती है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, वो कभी कभी एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन की तरीके से भी दिखती है, यानी फ्यूचर कैसा होगा उस तरीके से भी दिखती है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जैसे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अगर आज से 100-150 साल पहले किसी ने अगर ये कहा होता, 150 साल पहले लगभग, कि एक दिन ऐसा होगा कि इंसान जो है वो एक मशीन में बैठेगा और उड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, और इंडिया से अमेरिका जो है वो 15-20 घंटों में पहुंच जाएगा, तो उस टाइम अगर कोई ये बात बोलता तो उस पर लोग हंसते और बड़ा ही इलॉजिकल बात मानते। या आज से 150 साल पहले कोई ये कहता कि ज़मीन के नीचे से एक पानी जैसी चीज़ निकलेगी जिसको मशीन में डालेंगे और वो चलेगी, यानी पेट्रोल, तो ये भी कोई भी जो है इंसान मानने को उस टाइम तैयार नहीं था। ठीक है, अगर कोई ये बोले कि उस टाइम ये बोलता कि एक टाइम ऐसा आएगा कि एक छोटी सी चीज़ होगी हाथ में, जिससे एक इंसान अमेरिका में बैठा इंडिया में बैठे हुए इंसान से बात कर सकेगा और उसको देख सकेगा, तो ये भी जो है वो बड़ी इलॉजिकल बात होती है उन लोगों के लिए। लेकिन उस टाइम पे अगर ये किसी ने सोचा, तो कुछ लोगों ने उसको इलॉजिकल कहा, लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन की तौर पे सामने आया। जैसे कि लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़े पेंटर और फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट हुए हैं और फ्यूचरिस्ट हुए हैं। उन्होंने मोबाइल का जो है वो बनाया हुआ था आज से 500-600 साल पहले डिज़ाइन। उन्होंने बहुत सारे शहरों का डिज़ाइन बनाया हुआ था। तो उस तरीके से लगता है कि कभी कभी ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन भी होती है। फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव, डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अब इन्होंने एक टेक्निक बताई है फिलेटली, जो आपने देखनी है कि कैसे इस पास्ट को जो है वो इलाइव रखेंगे हम। ठीक है, ये एक तरीके से हैबिट भी मान सकते हैं इसको हम, और एक प्रोसेस भी है। इसमें स्टैम्प कलेक्ट जो है वो की जाती है, इसको कहते हैं फिलेटली। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, यानी इसमें कहानी में भी है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि फिलेटली जो है यानी स्टैम्प को कलेक्ट करना, ये पास्ट को अलाइव रखती है, ये हमें हेल्प करती है कि पास्ट को हम जिंदा रखें, यानी हमारे पास पास्ट की कोई ना कोई चीज़ जो है वो होती है ज़रूर। और फिर ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। कि आप उस इंसानी कुव्वत के बारे में क्या कहते हैं जो हमें अलाउ करती है पास्ट में जाने से, प्रेजेंट में जाने से और फ्यूचर में जाने से। तो वो टेंडेंसी ये वो हमारा दिमाग है, हमारा जहन है। हम कई बार क्या करते हैं कि कोई चीज़ हमें दिखती है तो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये उस किसी पुराने दौर के बारे में सोचते हैं कि उस दौर में आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 2 साल पहले जो है ये होता था, वो होता था। ठीक है, हम देखते हैं हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते थे कि कहते हैं कि हम जब अपने टाइम पे स्कूल जाया करते थे तो हम पैदल जाया करते थे, हमारे पास यूनिफॉर्म भी नहीं होती थी, बैग्स भी नहीं होते थे। तो वो अपने पास्ट को रिकलेक्ट करते हैं। या हम दीवार पे टंगी कोई पिक्चर देखते हैं, या अपने मोबाइल में कोई पुरानी फ़ोटो, कोई आज से 6 महीने पहले, क्योंकि पास्ट तो वो हर सेकंड है जो गुजर गया। या साल पहले को फ़ोटो देखते हैं कि हाँ हम वहाँ गए थे घूमने के लिए, हमारे दोस्त थे साथ में। ये टेंडेंसी है इंसान की, पास्ट जो है वो इस तरीके से याद करता है। प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट में तो हम रह रहे हैं, इसमें ये तो टेंडेंसी है ही है। फ्यूचर की है कि फ्यूचर में हम सोचते हैं, जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि कल जो है मैं कल संडे है या कल मंडे है,
तो मैं जो है फ़लाँ जगह जाऊँगा या फ़लाँ जगह जाऊँगी, ये करूँगा वो करूँगी, तो ये हम फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। तो ये एक वो इंसानी क़ुव्वत है, इंसान को वो क़ुव्वत दी है ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, कि जिससे हम क्या करते हैं, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में जंप करते हैं। अब ये फिजिकली तो नहीं होता, लेकिन हमारे जहन में ज़रूर होता है। You have read Adventure by Jayant Narlikar in Hornbill Class 11th. Compare the interweaving of fantasy and reality in the two stories. कहते हैं कि आपने 11th क्लास में हॉर्नबिल किताब में एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। अब दोनों को कंपेयर करो, इस कहानी को भी और उस कहानी को भी, तो आपको कंपेयर करके देखो कि दोनों ने रियलिटी को और फैंटेसी को, यानी असलियत को और नकलियत को कैसे आपस में जो है वो बुना है, कैसे वीव किया है। ठीक है। अब क्योंकि बहुत सारा जे बोर्ड में यानी जे में जो है ये हॉर्नबिल यानी ये एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं इसी साल लगी हैं, तो इसलिए हमारे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो 11th की हॉर्नबिल बुक को एक बार देख सकते हैं, इस चैप्टर को, या इसकी समरी देख सकते हैं और फिर इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और हम ये करेंगे कि हम एक स्पेशल क्लास रखेंगे इसकी और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और इसमें हम 11th के स्टूडेंट्स को जब उनको ये चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे तब हम जो है साथ में डिस्कशन करेंगे उसकी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।